हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और सही होंगे। तो चलिए हम आज आपकी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण, जो कि एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th का चैप्टर 2 है। और हम इसमें जो है पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं और देखेंगे कि इसमें क्या है। संविधान निर्माण। अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि संविधान निर्माण, ये संविधान है क्या। सब हर किसी देश में कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होता है, और उस कायदे और कानून के अकॉर्डिंग उस देश की नीति और विधियां सारी होती हैं जो लोगों को माननी होती हैं। उसी तरीके से संविधान है। संविधान हर देश की एक रूपरेखा को तैयार करता है, वहाँ की पॉलिसी को। तो हम आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। और अगर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इन्हीं सारे सवाल को एक विस्तार से हम इस चैप्टर में समझेंगे। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। अब जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक एग्जाम्पल देके बताया है कि लोकतांत्रिक संविधान कैसे दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ, वहाँ की कैसी इस पॉलिसी को अपनाने वालों ने कैसे इस व्यवस्था को अपनाया, देखेंगे। अब जैसे यहाँ एक नेल्सन मंडेला मंडेला है, उन्होंने एक तर्क दिया है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कल्पना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला का एक वाक्य है जो उन्होंने कहा था कि कैसे गोरे लोगों ने अश्वेतों पे अत्याचार किया, उनको अपने से अलग समझा, उनके रूप को, उनकी एक खाल को जो कि सांवली है, तो कैसे उनके साथ भेदभाव किया, उनके विरोध में उन्होंने अपनी इस व्यथा को उजागर किया। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। इन्होंने जो विरोध किया था तो वहाँ की सरकार ने इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, और उन्हें 7 अन्य नेताओं को उनके साथ 1964 में देश में रंग भेद के चलते रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। उन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ जो विरोध खड़ा किया था, उनके खिलाफ जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको वहाँ की सरकार ने 1964 में कारावास जेल में डाल दिया। अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था, और इस तरीके से उनको 27 सालों के लिए दक्षिण अफ्रीका के रोबेन रोबेन द्वीप में बंदी बना के रखा गया। अब जैसे उनके साथ हुआ, ये क्यों रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, ये कैसे उन्होंने किया, इसके बारे में उन्हें विस्तार से बताया है। जैसे 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया था, जैसे भारत को। जैसे हमारे भारत में ब्रिटिश ने हमें कैसे गुलाम बनाया था, उसी तरीके से 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आए थे यूरोपीय कंपनी ने कैसे दक्षिण अफ्रीका को मानसिक तरीके से, कैसे रंग रूप के भेदभाव से उन लोगों को कैसे हताहत किया था, इसके बारे में बताया है। अब यहाँ
यहाँ रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को की चमड़ी का रंग काला होता है। दक्षिण अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी जो स्किन का जो कलर होता है वो काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। जो लोग काले रंग के थे वहाँ उनकी जो उनकी जो संख्या थी 3/4 थी और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। अब वहाँ पे क्या था कि जो लोग काले थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, जबकि गोरों को वोट का अधिकार था। वहाँ कुछ लोग जो थे रंगीन चमड़ी वाले थे और उनके साथ भारत से गए लोग भी थे। तो इस तरीके से रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। किस तरीके से जो रंग भेद का जो ये शासकीय नीति था, जो सांवले लोग थे उनके लिए एक दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी और उनके साथ जो है इजाज़त नहीं थी कि गोरों के साथ रह सके। परमिट होने पर भी वह वहाँ जाकर काम कर सकते थे, पर वहाँ नहीं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरण ताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। ये किस तरीके से एकदम कटुतापूर्ण जो ये भेदभाव उनके साथ किया जाता था, ये कितना गलत था उनके साथ। इसे पृथकीकरण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। इन्हें एक तरीके से अलग-अलग करने का इंतजाम था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। अब जैसे जिन अश्वेतों के साथ ये इस तरीके का भेदभाव होता था उनका ये विरोध भी नहीं कर सकते थे, उनको इतना अधिकार नहीं दिया था। जैसे ही 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। 1950 में जो अश्वेत थे और रंगीन चमड़ी वाले जो थे भारतीय मूल के जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि कोई कितना हद तक दबेगा, कोई कितना हद तक अपने ऊपर अत्याचारों को सहेगा, तो कभी ना कभी जो दबेगा वो विरोध तो करेगा। वही यहाँ पे हुआ। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई जिसे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना गया और इन्होंने एक संगठन बनाया। इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार जो है टस से मस नहीं हुई और अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले जो भी लोग थे किस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया, दमन किया, उनकी हत्या करवा दी और अपना जो है नियम जारी रखा कि हम तो जो है भेदभाव रखेंगे, गोरे अलग और काले अलग। इस तरीके का उनका एक जो कटाक्ष तरीके का व्यवहार था, बिल्कुल चलता रहा। अब हम देखेंगे कि यहाँ एक नए संविधान की ओर जब इस तरीके का विद्रोह हुआ तो फिर कैसे एक नए संविधान की ओर ये दक्षिण अफ्रीका जो है आगे बढ़ा, कैसे ये शुरुआत हुई, इसके बारे में दिया गया है। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। बिल्कुल सही बात। जब लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे तो कभी ना कभी सरकार को झुकना ही होगा। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया।
रंग-भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। अब देखा कि किस तरीके से लोगों के बार-बार प्रयासरत रहने से, विरोध करने से, संघर्ष करने से एक न एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ा और उन्होंने किस तरीके से मजबूर होकर लोगों के हित में जो अश्वेत थे, उनके हित में जो है फैसले किए और 28 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला को भी जेल से उनको छोड़ना पड़ा और 26 अप्रैल 1994 को उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया के लिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। बहुत सारे संघर्ष हमारे इस संघर्ष से हमारे यहाँ की भी संघर्ष का जो है मेल खाता हुआ नज़र आता है। किस तरीके से हमने भी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कितना संघर्ष किया और किस बाद में जाकर हमें किसी संघर्ष करने के बाद आज़ादी मिली। सेम कुछ इस तरीके से भी दक्षिण अफ्रीका में भी हमें देखने को मिला। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुँह से यह जाने। अब जब नया लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ स्थापित हुआ तो वहाँ के नए राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को बनाया गया। फिर देखेंगे उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। जब काले और गोरे लोगों के बीच में जो मतभेद वाली जो शासन व्यवस्था थी उसकी जगह अब शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार भी थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर से विश्वास करना ना छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये नेल्सन मंडेला के वाक्य थे जो कि उन्होंने संबोधित किया अपने देशवासियों को, जो कि वहाँ के अश्वेत और श्वेत लोगों से संबंधित था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमें मनुष्य जाति पर विश्वास करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें, उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। उन्होंने ये वाक्य जो है बोले जो कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि समानता वहाँ हो, पुरुष और स्त्री में भेदभाव ना हो, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय संबंधित हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक पोस्टर बना है जिसमें दिया गया है कि आज का दक्षिण अफ्रीका, जो कि यहाँ पे ये दिया गया है, आज का दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। तो आपको क्या लगता है कि इंद्रधनुषी देश क्यों कहता होगा? इसका सीधा-सा जवाब ये है कि इंद्रधनुषी कहने का कारण ये है कि वहाँ सभी प्रकार के, चाहे अश्वेत हो, रंगीन हो या दूसरे मूल के, जैसे हमारे भारतीय मूल के जो नागरिक हो जो वहाँ गए थे, बस गए थे, और भी अन्य देशों के जितने भी लोग हों, गोरे, काले, जैसे भी हो, जिस भी उनके चमड़ी का जो भी रंग हो, वो सब मिली-जुली जो रंग है, उन्हीं को इंद्रधनुषी रंग से संबोधित किया गया है। इस पोस्टर में यही बताया गया है। फिर हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। अब जैसे इतने संघर्षों के बाद जो वहाँ संविधान बना, वैसा संविधान पहले कभी नहीं बना था किसी देश में। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। ये एक तरीके से अपने देशवासियों को समझाने और उनके लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आए कि हमें अब जो है मिल-जुल कर जो है आगे का जो है कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है।
फिर हम देखते हैं कि अफ्रीकी संविधान की जो प्रस्तावना है, इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। ये इसका जो है पेज नंबर 30 पे जो है प्रस्तावना दी गई है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। वो बताती है कि किस तरीके से वहाँ की संविधान की प्रस्तावना ने किस तरीके से खूबसूरती से वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। फिर हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई किस तरीके से लड़ी, किस तरीके से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। अब जो संघर्ष के बाद हमारे देश में भी जैसे संविधान लागू हुआ, कैसे कैसे आगे की व्यवस्था आई, जैसे धीरे-धीरे लोग एक-दूसरे को समझने लगे, अपने साथ जो है साथ मिलकर काम करने लगे। उसी तरीके से इसमें 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, जो देश इसको एक अलोकतांत्रिक देश मानकर निंदा करती थी, उसकी बुराई करती थी, वही देश जो है अब इसकी तारीफ़ करते थे कि हाँ, ये देश जो है अपने नागरिकों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखता है, वहाँ के कानून अच्छे हैं, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके हितों के बारे में सोचते हैं। ये एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था कहे जाने के लायक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ स्थापित हुई। फिर से एक बार नेल्सन मंडेला के शब्दों में ये बात समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। चाहे ये बात इन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कही कि हम चाहे गोरे हों, काले हों, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना? इस देश में हमें सभी का बराबर का अधिकार है। ये देश हम सब के लिए बराबर है, हम सब के लिए सब बराबर कानून है, सारी व्यवस्था हम सब के लिए है। और ये उन्होंने अपने देश को संबोधित किया। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? अब हमने पढ़ तो लिया कि संविधान के होने से ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने होंगे? क्यों हमें संविधान की ही ज़रूरत है किसी काम को करने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए? अब यहाँ लिया गया है, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है? सवाल किया गया है और संविधान क्या करता है? इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ-साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक-दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपनी-अपनी किस्म के डर थे और वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्य अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। अब जैसे संविधान यहाँ यहाँ दक्षिण अफ्रीका की ही बात की गई है कि वहाँ कैसे श्वेत और अश्वेत लोगों ने जो है वहाँ कैसे लोकतंत्र स्थापित करने के साथ-साथ उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा इसलिए कायम रखा कि कहीं अगर हम बहुसंख्य लोगों के खिलाफ जो है संविधान को लाएँगे तो कहीं वो लोग हम पे अपने कानून थोप ना दें और जो अल्पसंख्यक लोग थे कहीं उनको ये चिंता थी कि हमारी संपत्ति, हमारे विशेषाधिकारों का हनन ना हो। अब जो बहुसंख्य लोग अश्वेत लोग थे, उन्होंने जो है बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे उनको। मूल सिद्धांत में कोई उनको समझौता नहीं चाहिए थे। जैसे उनके कुछ मूल अधिकार थे, उनको भी वो नहीं छोड़ना चाहते थे। साथ ही साथ जो उनके साथ गोरे थे, जो श्वेत लोग थे, वो भी चाहते थे कि हम भले ही अल्पसंख्यक है लेकिन हमें अपनी संपत्ति और अपने पुराने विशेषाधिकार को नहीं छोड़ना है। इन सब के बावजूद उन्होंने कैसे एक-दूसरे के साथ सहमत होकर ये जो है संवैधानिक व्यवस्था उन्होंने अपनाया। तो ये सब क्यों? गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस
अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ आपस में मिलजुल कर एक इंसानियत के नाते समझौता किया कि हम पर आप नहीं थोपेंगे अपने कानून, हम आप पे नहीं थोपेंगे और आपकी हमें जमीन जायदाद या आपकी कोई भी चीज को कब्जा नहीं करना है। ये श्वेत लोगों ने कहा, जो कि अल्पसंख्यक श्वेतों को कहा, और श्वेत लोगों ने उनकी बुनियादी मूल अधिकारों, गरीब मजदूर लोगों जो भी थे उन सब के अधिकारों को हनन नहीं करने का वादा किया। तो ये ऐसा क्यों किया? क्या जरूरी है कि इस बात की कोई गारंटी है कि एक दूसरे पर भरोसा करते भी हैं और वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले, तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा? इसीलिए संविधान की ज़रूरत होती है, एक लिखित संविधान की ज़रूरत होती है कि हमें सिर्फ मुँह से कह देने से उस बात की मान्यता नहीं मिल जाती। हमें ऐसा संविधान चाहिए जो लिखित हो, इस बात की गारंटी देता हो कि अगर कोई अपनी बात से मुकर जाता है, तो संविधान उस हितों की, उस अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। यहाँ आगे बताया है, ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं, उन्हें लिखित पढ़त में ले। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। जो एक ऐसी किताब है, एक संविधान, जिसमें सभी लोग, हर प्रकार के नागरिक उस किताब को, उसकी में लिखे कानून को सबको मानना पड़ता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। संविधान के क्या क्या काम है यहाँ पे बताया है। पहला है, संविधान यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। हाँ, ये जब हम आपस में, जब हम साथ में रह रहते हैं, उन हमारे आपस के बीच में हमारे आपस के संबंध को, हमारे कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाता है, उनको विकसित करता है, भरोसा दिलाता है कि हमें जो ये कानून बनाया गया है हमारे लिए, हमको इसको मानना है और सही तरीके से इसको चलाना है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। इसमें ये भी बताया गया है कि किसके पास शक्तियां होंगी, फैसले कौन लेगा और क्या उसमें कितनी क्षमता है, योग्यता है, ये सब इसमें लिखा होता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह सबसे ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगर एक अच्छा समाज बनाना है, अच्छे लोगों को गठित करना है, तो उनकी आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। अब जैसे जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं। ये बात भी सही है कि संविधान तो हर देश में होता है। क्या आप कह सकते हैं कि जिस जिस देशों में लोकतांत्रिक संविधान है, क्या वहाँ सही है? सही है कि जहाँ लोकतांत्रिक संविधान है, वहाँ लोगों की ही मर्जी से शासक चुने जाते हैं, लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य देशों में भी संविधान है लेकिन वहाँ लोगों का शासन नहीं है। अब जैसे, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। अब जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ एक संविधान का होना जरूरी है। और अन्य देशों में जहाँ लोकतांत्रिक साम्राज्य नहीं है, वहाँ संविधान का होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वहाँ लोगों के हितों को देख के कार्य नहीं किया जाता। कानून उनके लोगों के अधिकारों को बचाते हुए और उनके मूलभूत कर्तव्यों को पालन करते हुए नहीं बनाया जाता। शासक जो होते हैं राजतंत्रात्मक होते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, इस वजह से उनको काफी परेशानियां होती हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। बताया है उदाहरण के साथ कि कैसे ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका में जो विद्रोह हुआ था, उनकी लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी आज़ादी के बाद एक संविधान का निर्माण किया। उसी तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हर जगह, हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना चालू हो गया। अब हमारे भारत की हम बात करें
तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, क्या ज़रूरत थी, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश में धर्मों के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। हमारे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यहाँ पे जो भी बर्बादी हुई थी वो उस बंटवारे के चलते वहाँ से उस हालात से निकलना, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लिए एक संविधान बनाना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है हमारे संविधान निर्माताओं के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, उस विभाजन के दौरान कितने लोग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे इस विभाजन से। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। या तो हमारी जो भी देशी रियासतें थी, जब विभाजन हो रहा था तो ये उनको ये मर्जी थी उनकी कि आप चाहे तो भारत में रहें या पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन या तो स्वतंत्र रहें या मिल जाए पाकिस्तान में या भारत में। ये आपकी ये उनको स्वतंत्रता दी गई और उन्होंने इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जितना आज है। आज जितना यहाँ हमारे कुछ नेताओं के बारे में दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने हमारे संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे यहाँ है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल और दूसरी सरोजनी नायडू। इस तरीके से अन्य नीचे और भी दिए गए हैं, वो हमारे संविधान में किस तरीके से इन्होंने योगदान दिया, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान निर्माण का रास्ता किस तरीके से हमारे भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सिर्फ हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए ही नहीं लड़े थे। हमारे देश को एक अच्छा राज्य बनाने, हमारे देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ विदेशी सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ी थी। हमने सिर्फ फॉरेनर जितने भी विदेशी थे उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। हमें अपने देश में रह रहे उन सभी बुराइयों का, कुरीतियों का, हर तरह के उन दोषों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी थी। हमें न केवल अपने समाज से फिर समाज को जगाने की जरूरत थी और बल्कि सिर्फ जगाने की ही नहीं, आगे हमें उसको ले जाने की भी जरूरत थी। राजनीति को बदलने की जरूरत थी और नए सिरे से एक नए भारत का उदय करने की भी जरूरत थी। अब जैसे 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। अब जैसे हमारे यहाँ मोतीलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के साथ 1928 में भारत का एक संविधान लिखे थे। एक तरीके का उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कराची में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन 1931 में, उनके भी प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में मतलब 1928 में जो उन्होंने जो तैयार किया था और फिर 1931 में जो उन्होंने तैयार किया था, इन दोनों में स्वतंत्र भारत के संविधान के सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब सभी के लिए, जितने भी हमारे वयस्क हैं हमारे देश में, जितने भी वयस्क हैं उन सब के लिए अधिक मत देने का अधिकार
अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी उनके प्रस्तावों में। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। जब भी ये असेंबली हुई थी, इकट्ठी हुई थी, उन्होंने इस तरीके की मूलभूत जरूरतों को उन्होंने अपनी प्रस्तावना में, अपने मेन उद्देशिका में रखा, सम्मिलित किया। फिर 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। 1937 में उन्होंने प्रदेश में एक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। ये एक तरीके से पूरी तरीके से लोकतंत्र पे निर्भर नहीं थी। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ जब इन्होंने इस तरीके की चुनाव कराए। उससे पहले इन्होंने जितने भी विधानसभाओं में काम किए थे, इस संविधान को बनाने में इनको बहुत सी मदद मिली, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी। कुछ चुने हुए लोगों जो कि हमारी विधानसभाओं में कार्य कर चुके थे, उनको ही इस संविधान को बनाने का अधिकार सौंपा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी। तो उनसे, उनके काम से उन्होंने प्रेरणा ली और इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून, हमारे संविधान में 1935 का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया गया है। जो कि उस समय जिस तरीके की व्यवस्था उस समय बनी थी, वह जैसे की तैसे उन्होंने कॉपी कर ली और उसी रूपरेखा को अब अभी तक हमारे संविधान में सम्मिलित करके आगे बढ़ाया गया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। हमने बहुत सारी चीजें जो विदेशी सत्ता से उन सब चीजों से, उनकी स्वतंत्रता से जुड़ी हर उन सब पहलुओं को अपने मूलभूत ढांचे में प्रति स्वरूप अपनाया और देखा कि किस तरीके से हमें अपने संविधान को निर्माण करने के लिए उन सब की जरूरत पड़ती है। फिर हमने संविधान सभा के बारे में बताया गया है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना था, जो कि संविधान नामक विशाल दस्तावेज, जो कि एक बहुत बड़ी किताब संविधान के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसको लिखने वाली थी, उन सभी व्यक्तियों को बोलते हैं संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। जो हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 1946 को हुई थी दिसंबर में। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बट गया। फिर उन्होंने संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। और जब भी हम पहले की बात करेंगे तो उस समय सभी के लिए, जितने भी वयस्क थे, उनके लिए मत का अधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे और इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। इस संविधान सभा में सभी धर्म और जाति के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसी प्रकार की काफी हद तक मिली जुली इसी तरीके के लोगों को हम प्रतिनिधि चुनते और वो हमारे लिए संविधान तैयार करते।
अब हमारा 3 वर्षों में कुल 144 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। किस तरीके से उन्होंने 144 दिनों की गंभीर चर्चा की और उन्होंने किस तरीके से हर शब्द, हर प्रस्ताव और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया और उन्हें 12 खंडों में प्रकाशित किया। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, हमारे संविधान की जो भी बुनियादी मूल्य हैं वो क्या है ना। इस किताब में हम विभिन्न संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, क्यों इस संविधान को बनाने के पीछे इतनी लंबी बैठकें हुई, इतना समय लग गया और इसका कारण क्या था, मतलब ये क्या प्रेजेंट करती है, क्या प्रस्तुत करती है, इसमें हम जानेंगे। अब जैसे महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने बताया है कि हम संविधान सभा के बारे में जब देखेंगे तो उस समय महात्मा गांधी उसके सदस्य नहीं थे, वो शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। उन्होंने जितने भी कार्य किए थे महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए, ये उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको जो मानने वाले थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। और 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। ये किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की बात हो रही है कि किस तरीके से 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में कैसे लिखा था। ये गांधी जी के कुछ वक्तव्य हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइड में यहाँ पर एक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के बारे में दिया गया है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी जन्म और ये किस तरीके से हमारे संविधान सभा में पार्टिसिपेटिव थे, इनके बारे में भी दिया गया है। एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि संविधान का मूल दर्शन क्या है। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर थे, इन्होंने किस तरीके से भेदभाव और गैर बराबरी से मुक्त भारत का सपना देखा था और उन्होंने इसी चीज को अपना आत्मसात करते हुए संविधान निर्माण में बहुत सारी योगदान दिया। फिर असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। ये अंबेडकर जी के कुछ विचार यहाँ व्यक्त किए गए हैं। फिर हम देखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, यहाँ साइड में कुछ बताया गया है, उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। फिर यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया है। हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ संविधान का दर्शन बताया गया है, जो कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिया तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रस्तावना में जो भी रूपरेखा दी गई है, ये पूरे संविधान को एक तरीके से प्रस्तुत करता है। और इस प्रस्तावना में क्या है, हम देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देश्य क्या या प्रस्तावना है, जो कि हमारे हर एक वर्ड का यहाँ मतलब बताया गया है, जैसे कि समाजवादी और हम भारत के लोग भारत को और प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन सब के बारे में उनकी परिभाषा दी गई है। और संस्थाओं का स्वरूप हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से संस्थाओं का स्वरूप तैयार किया गया। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलाना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। किस तरीके से यहाँ के लोग हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उस हिसाब से अगर एक समाज का एक रूपरेखा संविधान में ढाला जाए तो ये समाज और भी अच्छे तरीके से चल सकता है। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। हमारे संविधान में ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान को हम पे थोप दिया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो समय समय पर उसमें प्रावधान भी किए जा सकते हैं और इसी को हम संविधान संशोधन भी कहते हैं। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इसके आगे नहीं बढ़ सकती। ये हमारे संविधान के कुछ मूलभूत आधार हैं जिनको हर किसी को पालन करना होगा। यही था बेसिकली हमारे चैप्टर 2 संविधान निर्माण में। और आगे के चैप्टर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो इस चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।